Welcome the online science academy. Dear students, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट है, राइट। वहां पर हमने जो बेसिक डिटर्मिनेंट क्या है वो हमने समझा था, राइट। अब यहाँ पर आज हम जो टॉपिक पे जा रहे हैं वो टॉपिक आपका ये है कि डिटर्मिनेंट में कैसे प्रोसेस होती है और कैसे आंसर लाना होता है। तो उसके लिए कुछ थियरम यानी प्रॉपर्टीज दी गई आपको। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 1, 2 एंड 3 एंड 4 गिवन है, राइट, दी गई है आपको। तो आपको ये पहले प्रॉपर्टी समझना है आपको, राइट। तो यहाँ पर सेंटेंस वाइज लिखा हुआ है। प्रॉपर्टी नंबर 1, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज if its row and columns are interchanged. Okay, क्या दिया हुआ है? The value of determinant remains unchanged if its row and columns are interchanged. That means के प्रॉपर्टी 1 के लिए यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, राइट। सपोज आपको डिटर्मिनेंट डी दिया हुआ है, सपोज डी आपको दिया हुआ है a1 b1 c1 then a2 b2 c2, राइट, देन A3 B3 C3, ये आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, राइट। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। अब हम क्या करेंगे ये डिटर्मिनेंट में? तो डी डैश बोलेंगे हम, और क्या करेंगे डिटर्मिनेंट के अंदर? जो रो है आपकी उसको कन्वर्ट इनटू कॉलम। जो रो है R1 R2 R3 उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो भी वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे रहती है? अनचेंज। वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होती। कब के आप रो को कॉलम में कन्वर्ट करोगे तब। A1 B1 C1 रो में है उसको हम कैसे लिखेंगे? कॉलम में। तो A1 B1 C1 कॉलम में लिखेंगे। देन A2 B2 C2 सेकंड रो है, तो आप क्या करोगे? A2 B2 C2 कॉलम C2 लिखोगे, कॉलम में लिखोगे। देन A3 B3 C3 थर्ड कॉलम, यहां पर जो है थर्ड रो है उसको क्या कर दिया हमने? थर्ड कॉलम कर दिया। अब प्रॉपर्टी 1 आपको ये कह रहा है कि वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। सपोज ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको 25 मिली। सपोज ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू सोल्व करने के बाद आपको आंसर 25 मिला, राइट। तो डी डैश यानी जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट करोगे तब भी आपको आंसर क्या मिलेगा? सेम, यानी 25 ही मिलेगा। ओके, नाउ ये प्रॉपर्टी 1 कंप्लीट। सेकंड प्रॉपर्टी के लिए देखेंगे। देखो ये फर्स्ट और ये सेकंड। सेकंड प्रॉपर्टी क्या आपको बता रहा है? इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज। क्या करना है आपको? टू रो और कॉलम को आप इंटरचेंज करोगे, यानी उसकी प्लेस चेंज करोगे। यानी फर्स्ट रो को सेकंड रो में डाल दोगे और सेकंड वाली रो फर्स्ट में डालोगे, यानी आपने क्या किया? इंटरचेंज किया, राइट। सिमिलर आप फर्स्ट और थर्ड के साथ भी इंटरचेंज कर सकते हो। वो रो में आपने इंटरचेंज किया, इसी तरह आप कॉलम में भी इंटरचेंज कर सकते हो, राइट। C1 और C2 का इंटरचेंज कर सकते हो, C1 C3 के साथ इंटरचेंज कर सकते हो, और C2 और C3 भी इंटरचेंज कर सकते हो, राइट। तो यहां पर आपको दिया गया कि इफ एनी टू रो और कॉलम, आप रो में भी इंटरचेंज कर सकते हो और कॉलम में भी इंटरचेंज कर सकते, राइट। तो if any two row or column of a determinant are interchanged, then sign of determinant changes. तो क्या होता है देखते हैं। सपोज आपको डिटर्मिनेंट D इज इक्वल्स टू A1 B1 C1 दिया हुआ है, राइट। यहां पर A2 B2 C2 दिया हुआ है और A3 B3 C3 दिया हुआ है। ये डिटर्मिनेंट आपका। अब आप क्या करोगे? इंटरचेंज करोगे ड्यू टू दिस रूल। प्रॉपर्टी नंबर 2 इंटरचेंज करोगे, यानी सपोज हम क्या करते हैं? फर्स्ट और थर्ड
रो इंटरचेंज कर दें, यानी डी डैश इज इक्वल्स टू न्यू डिटर्मिनेंट क्या बनेगा आपका, फर्स्ट और थर्ड रो को इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी थर्ड वाली रो है वो आप कहां रखोगे, फर्स्ट में, और फर्स्ट वाली रो कहां रखोगे आप, थर्ड नंबर पे, और सेकंड वाली रो एज इट इज रखना है आपको, सेकंड वाली रो आपको एज इट इज रखना है, यानी चेंज नहीं करना है, उसकी प्लेस चेंज आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ दो ही चेंज करना है, यानी फर्स्ट रो को थर्ड रो में डालना है और थर्ड वाली रो को उठा के फर्स्ट में रखना है। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, ड्यू टू सेकंड रूल, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या मिलेगा आंसर, सपोज यहां पर आपको आंसर मिल रहा है 15, सपोज ये डिटर्मिनेंट का आंसर मिल रहा है आपको 15, तो आपने जो इंटरचेंज की रो को, फर्स्ट रो को थर्ड में डाला और थर्ड रो को फर्स्ट में लाए, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑपोजिट साइन आएगा, यानी ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव मिलेगा, और अगर ये जो नेगेटिव मिला तो आपको ये आंसर कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, राइट। तो आपको क्या करना है, यहां पर किसी भी दो रो और कॉलम को इंटरचेंज अगर आप करते हो तो वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा आपको, ऑपोजिट साइन मिलेगा, यानी इंटरचेंज होगा साइन, क्लियर। तो यहां पर दो प्रॉपर्टी देखी हमने, फर्स्ट प्रॉपर्टी की आपको क्या बता रही है कि रो को कॉलम में कन्वर्ट करो और कॉलम को रो में कन्वर्ट करो तो वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट का चेंज नहीं होगा, ओके। और सेकंड प्रॉपर्टी आपको ये बता रही है कि किसी भी दो रो और कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हो, राइट, तो वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट क्या मिलेगी आपको, ऑपोजिट साइन मिलेगी। देन प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बता रहे हैं कि इफ एनी टू रोज और कॉलम, if any two rows or column of a determinants are identical then value of the determinant is 0। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 ये बता रहा है आपको कि सपोज वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट आपका ये है कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये डिटर्मिनेंट है, राइट। प्रॉपर्टी नंबर 3 ये बता रहा है कि इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मींस सेम, जो भी एलिमेंट है, सपोज फर्स्ट रो के जो भी एलिमेंट है वो सेम टू सेम सेकंड रो या थर्ड रो में अगर है आपके, तो वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगी, उसकी 0 मिलेगी आपको। तो डी डैश इज इक्वल्स टू व्हाट, तो a1 b1 c1 a2 b2 यहां पर एज इट इज रखेंगे, और a3 की जगह पर a1 आ जाएगा, b1 आ जाएगा, c1 आ जाएगा। देखो यहां पर मैंने फर्स्ट रो और थर्ड रो आइडेंटिकल हो जाएगी क्योंकि a1 b1 c1 यहां पर भी है और a2 b2 c2 यहां पर भी है, राइट। यानी आइडेंटिकल हुआ, r1 और r3 क्या हुआ, आइडेंटिकल, यानी सेम वैल्यू हो गई उसकी, वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, r1 और r3 क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, यानी आइडेंटिकल हो जाएंगे, तो वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट क्या रहेगा, आपका आंसर 0 रहेगा, वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, इफ एनी टू रोज और कॉलम, तो वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर 0, आइडेंटिकल होगी आपकी एनी टू रो और कॉलम, तो डायरेक्ट आपको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करे बगैर आप आंसर 0 लिख सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या दिया हुआ है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट k, then its value gets multiplied by k। सपोज d आपको ऐसा दिया गया है कि d इज इक्वल्स टू a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ऐसा दिया हुआ है, ओके, ये दिया हुआ है। अब आप क्या करोगे, तो एनी रो और कॉलम को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे k से,
तो फर्स्ट रो को के से मल्टीप्लाई करो, यानी ke1 kb1 kc1, राइट। देन एज इट इज a2 b2 c2 a3 b3 c3। समझ में आ रहा है? k1 kb1 kc1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। अब क्या करोगे, यहां पर आपको फर्स्ट रो को कैसे मल्टीप्लाई किया या आपने, तो आप वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट आपको क्या मिलेगी, तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, के कॉमन रहेगा और जो भी आंसर मिलेगा वो डिटर्मिनेंट डी का रहेगा। इसकी जो वैल्यू मिलेगी आपको वही रहेगी, के कॉमन। समझ में आ रहा है? तो वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट अगर इसकी 15 है, राइट, और k इक्वल्स टू सपोज आपका आंसर k कांस्टेंट क्या है आपका, k इक्वल्स टू सपोज 6 है, तो आपको d डैश इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 6 इंटू 15, दैट मीन्स के 90 आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा आंसर आपको, 90 आंसर मिलेगा। यानी वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो k टाइम्स हो जाएगी, यानी k की जो वैल्यू रहेगी वो वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट k टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पर 6 टाइम्स हो गया। देखो वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर आप 15 लाते हो तो उसको k से मल्टीप्लाई करना है आपको, तो k की वैल्यू 6 हमने यहाँ पर रखी है, तो 15 6 90, यानी 90 मिलेगा, यानी वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट 6 टाइम्स मिलेगी, राइट। डियर स्टूडेंट, नाउ प्रॉपर्टी नंबर 5, if sum or all elements of a row or column of a determinant are expressed as the sum of two row or more terms, then the determinant can be expressed as sum of two determinants। यानी यहां पर क्या दिया हुआ है आपको कि sum of determinants, sum of two terms, then the determinant can be expressed as sum of two or more determinants। ऐसा हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो समझते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। सपोज आपको डिटर्मिनेंट पर यहाँ पर a1 प्लस लैम्डा 1 दिया हुआ है, राइट। देन b1 प्लस लैम्डा 2, देन c1 प्लस लैम्डा 3 आपको ये दिया हुआ है। a1 प्लस लैम्डा 1, b1 प्लस लैम्डा 2, देन c1 प्लस लैम्डा 3। यहां पर दिया हुआ है a2 b2 c2 a3 b3 c3। ओके, ये आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। क्या देखो समझो, इफ सम or all elements of a row or column of a determinant are expressed as sum of two or more terms। यहाँ पर sum of two terms हुआ, a1 plus lambda 1, b1 plus lambda 2 and then c1 plus lambda 3, और a2 b2 c2 और a3 b3 c3 जो रो है सेकंड और थर्ड वो एज इट इज है। नहीं, यहाँ पर जो sum of two terms ऐसा हुआ, राइट। तो जो प्रॉपर्टी नंबर 5 हमको जो बता रहा है, then the determinant can be expressed as sum of two or more determinant, यानी उसको एक्सप्रेस करते हैं हम तो दो डिटर्मिनेंट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं देखो, तो ये a1 b1 और c1 फर्स्ट लेंगे हम, फिर a1 b1 c1 फर्स्ट डिटर्मिनेंट में वैल्यू पुट अप करेंगे उसकी, देन सेकंड और थर्ड रो एज इट इज a2 b2 c2 a3 b3 c3 रहेगा एज इट इज। ओके, प्लस ये स्टूडेंट यहां पर आपको प्लस साइन दी गई, राइट। देखो a1 प्लस लैम्डा 1, b1 प्लस लैम्डा 2, देन c1 प्लस लैम्डा 3। यहां पर अगर जो समेशन में दिया है, एडिशन में दिया है आपको, तो तीनों की साइन कैसी रहेगी, सेम रहेगी। तो यहां पर कन्वर्ट करो। अब सेकंड डिटर्मिनेंट में किसकी वैल्यू रखोगे आप, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 देन लैम्डा 3, a2 b2 c2 देन a3 b3 c3 रहेगा आपका। ओके, तो यहां पर आपने क्या क्या स्प्लिट किया है, सिंपल ऐसे सोचो कि आप जो डिटर्मिनेंट दिया गया वो एडिशन में फर्स्ट रो, उसको आपने क्या किया, स्प्लिट किया, यानी टू डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट किया। फर्स्ट में क्या लिखोगे आप, फर्स्ट एलिमेंट लिखोगे और सेकंड और थर्ड रो एज इट इज,
प्लस और सेकंड डिटर्मिनेंट में सेकंड वाला टर्म लिखोगे और बाकी के दो जो रो है वो सेम लिखोगे। तो अब आपको अगर दो डिटर्मिनेंट है उसमें से वन डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना हो तो क्या करोगे, तो जो सेम रो है उसको वन टाइम लिखना है और जो डिफरेंट रो है उसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर देना है। जो भी दिया है, अगर आपको यहाँ पर एडिशन है तो एडिशन करना है, अगर सब्सट्रैक्शन वाली साइन है तो सब्सट्रैक्शन में रखना है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है आपका। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 6, तो each element of any row or column of a determinant, the equimultiples of corresponding element of other row or column are added, the value of determinant remains same। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है। प्रॉपर्टी 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है ये चैप्टर के लिए, तो आपको अच्छे से उसको समझना है। यहां पर D इज इक्वल्स टू आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ये दिया हुआ है। ओके, A1 B1 C1, A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3 दिया हुआ है। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 आपको क्या बता रहा है कि टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट द इक्विमल्टीपल ऑफ corresponding element of other row or column are added, the values of determinant remain same। इक्विमल्टीपल से आप अगर किसी भी रो या कॉलम को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आप कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम में वैल्यूज को ऐड करोगे तो वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम। तो देखते हैं, सपोज हम यहां पर R3 को रो 3 को K से मल्टीप्लाई करते, कांस्टेंट K से मल्टीप्लाई करते इक्विमल्टीपल से, और फर्स्ट रो में हम ऐड करोगे तो करते हैं। देखो, उसको प्रोसेस में लिखना हो, यहाँ पर ये चैप्टर में आपको कंपलसरी साइड में प्रोसेस लिखना पड़ेगा। आप डिटर्मिनेंट में क्या कर रहे हो वो आपको साइड में बताना पड़ेगा कंपलसरी। ओके, और ये रूल्स जो है वो ज्यादा यूज होगा अपने क्वेश्चन में, राइट। तो आपको ऐसे लिखना है R1 टेंड्स टू R1 प्लस K R3, यानी R3 यानी थर्ड वाली रो को आप K से मल्टीप्लाई करोगे और R1 में ऐड करोगे, और चेंज कौन हो रहा है, तो R1 हो रहा है, राइट। चेंज कौन होगा, R1 होगा, और R1 प्लस K R3 यानी R3 को यानी थर्ड वाली रो को आप A से मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड कहां करते हैं, R1 में करते हैं। अप्लाई करो, D डैश इज इक्वल्स टू A1 प्लस K A3, देन B1 प्लस K B3, C1 प्लस K C3, ऐसा होगा। थर्ड रो को K से मल्टीप्लाई करने के बाद आपने ऐड कहां किया, फर्स्ट रो में किया, और सेकंड वाली रो एज इट इज लिखना है आपको, जो है उसको एज इट इज लिखना है। देन थर्ड वाली रो भी एज इट इज लिखना है आपको, A3 B3 C3। आपने चेंज कहां किया, R1 में किया, तो R1 चेंज हो गई। R3 को आपने सिर्फ मल्टीप्लाई किया है, चेंज नहीं किया है उसको। R3 यानी थर्ड रो को K से मल्टीप्लाई करके आपने फर्स्ट रो में आपको ने ऐड किया उसको, तो R2 भी चेंज नहीं होगा, R3 भी चेंज नहीं होगा। चेंज कौन होगा, R1 वाली रो चेंज होगी। उसमें क्या क्या, इक्वी मल्टीप्लाई से आपने K से मल्टीप्लाई R3 को किया और R1 में ऐड किया, तो चेंज हो रहा है कौन, R1। R2 और R3 एज इट इज रहेगा। अब क्या करोगे, तो ड्यू टू प्रॉपर्टी नंबर 5 देखो, एक डिटर्मिनेंट था उसमें से हमने दो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट गए, यानी ये वाला डिटर्मिनेंट है उसको आप दो डिटर्मिनेंट में आप कन्वर्ट करोगे, राइट। तो क्या आएगा आंसर, देखो ये D डैश इज इक्वल्स टू B1, तो हम क्या करेंगे, ड्यू टू प्रॉपर्टी नंबर 5 उसको कन्वर्ट इनटू टू डिटर्मिनेंट्स, तो A1 फर्स्ट एलिमेंट A1 B1 C1 लिखोगे आप,
यहाँ पर A2 B2 C2 लिखोगे आप, देन A3 B3 C3 लिखोगे, राइट। A3 B3 C3 प्लस अब जो एडिशन में दिया हुआ है KA3 KB3 KC3 वो वाला टर्म लिखोगे नेक्स्ट डिटर्मिनेंट में, यानी KA3 KB3 KC3। सेकंड रो एज इट इज A2 B2 C2, देन थर्ड रो एज इट इज A3 B3 C3। तो यहां पर ये जो आपका जो ओरिजिनल डी था यानी डिटर्मिनेंट डी था सबसे पहले वो आ गया, तो उसको यहां पर डी कर देंगे आप, प्लस ये तीनों में कॉमन है के कॉमन, देन A3 B3 C3 बाकी रहेगा। क्या बाकी रहेगा? A3 B3 C3, यहां पर A2 B2 C2 और A3 B3 C3, यानी आपको डिटर्मिनेंट ये मिलेगा A3 B3 C3 A2 B2 C2 देन A3 B3 C3, राइट। नाउ हमने प्रॉपर्टी नंबर 3 देखा। प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या था कि टू आइडेंटिकल रो और कॉलम देन वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। तो यहां पर देखो A3 B3 C3 और A3 B3 C3 यानी फर्स्ट रो और थर्ड रो कैसी आइडेंटिकल है, तो वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा ड्यू टू प्रॉपर्टी नंबर 3। तो D प्लस के इंटू 0, ये वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो गया? 0 हो गया, क्योंकि R1 और R3 सेम है। तो ओरिजिनल आंसर आपको क्या मिला? D मिलेगा, यानी D डैश इज इक्वल्स टू आंसर इज D। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 जो बता रहा है कि अगर आप किसी भी रो और कॉलम को इक्वी मल्टीपल से मल्टीप्लाई करने के बाद कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को आप एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हो तो वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगा, यानी वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये जो 6 प्रॉपर्टी थी ये चैप्टर की, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका रोल पूरे चैप्टर में, ये 6 प्रॉपर्टी का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है, इक्वेशन के अंदर हम अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करना है आपको यहाँ पर समझ में आ गया, राइट।